सभी को नमस्कार। अब तक हम बहुलकों में बहुलकों के प्रकार, बहुलकों के वर्गीकरण की बात कर चुके थे और लास्ट क्लास में हमने रबर की बात की थी। रबर की बात करते वक्त हमने प्राकृतिक और कृत्रिम या संश्लेषित रबर की बात की थी। अब बात करते हैं इनके बारे में। देखो, हमने जब प्राकृतिक रबर की बात की तो वृक्षों से प्राप्त होता है, बिल्कुल लेटेक्स के रूप में, ठीक है, बिल्कुल गाढ़ा द्रव सा होता है। और इसमें जब हम बात करें इसकी संरचना की या इस प्राकृतिक रबर का मैं जब भंजक आसवन करता हूं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तब हम देखते या डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, भंजक आसवन, तब हम देखते हैं उसमें हमें जो एकलक इकाइयां मिलती है वो होती है आइसोप्रीन। अब ये आइसोप्रीन क्या है? हमने एक ब्यूना रबर भी पढ़ा था। हमने ब्यूना रबर को बोला था प्राकृतिक रबर, ठीक है। ये ब्यूना रबर, ध्यान देना, प्राकृतिक रबर के जैसा होता है, ठीक है। हालांकि ब्यूना रबर भी वैसे तो संश्लेषित ही करते हैं हम, किनसे? 1,3-ब्यूटाडाइईन से संश्लेषित करते, पॉलीमराइजेशन करते, जिसमें हमने कोपॉलीमर में भी देखा था, ठीक है। इसे जनरली प्राकृतिक रबर के जैसा बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो प्राकृतिक रबर है वह भी 1,3-ब्यूटाडाइईन, लेकिन मैथिल समूह लगता है दूसरे कार्बन पे, तो उसे कहते हैं 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन कहते हैं। यानी यहां पर देखना, ब्यूना रबर वैसे प्राकृतिक रबर के जैसा है, ठीक है, वो प्राकृतिक रबर नहीं है। प्राकृतिक रबर तो जो है उसकी हम बात करते हैं तो वह किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का, ठीक है। और प्राकृतिक रबर की अगर हम संरचना देखते हैं किस तरह से है, कैसे, तो ये प्राकृतिक रबर की बात अब करते हैं, ठीक है। फिर कृत्रिम रबर की भी बात करेंगे। तो ब्यूना रबर का ध्यान रखना, ये कैसा होता है? संश्लेषित ही है, ठीक है। ये ब्यूना एन रबर प्राकृतिक रबर के जैसा होता है। चलें आगे बात करते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था संश्लेषित या मानव निर्मित पदार्थों की बात कर रहे थे। मानव निर्मित रेशे या संश्लेषित रेशे, प्लास्टिक, और इनको हम बहुलक के रूप में या पॉलीमर्स के रूप में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने वैसे पॉलीमर्स तो लगभग पूरा पढ़ लिया, केवल रबर बचा था। तो अब उस रबर के जो अलग अलग प्रकार हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं इसमें रबर ठीक है। तो बस थोड़ा सा यह ध्यान रखना कि ब्यूना एन रबर वाला, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ब्यूना एन प्राकृतिक है या कृत्रिम है। तो कृत्रिम, लेकिन प्राकृतिक रबर जैसी संरचना दर्शाएगा। तो रबर में भी हम सबसे पहले, कल जैसे लास्ट क्लास में हमने बात की थी, पहले बात करते हैं प्राकृतिक रबर की। नेचुरल रबर, इसमें लिख सकते हैं कि रबर के वृक्ष से लेटेक्स के रूप में या गाढ़े द्रव, गाढ़े चिपचिपे द्रव के रूप में या लगभग अर्ध तरल के रूप में
या अर्धठोस लिख देते, ठोस के रूप में। रबर के वृक्ष से गाढ़े चिपचिपे लगभग अर्धठोस तरल के रूप में प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है। प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है। जो कि लेटेक्स के समान मृदु, सॉफ्ट एवं लचीला होता है। सूखने पर ये कठोर हो जाता है, लेकिन लचीला बना रहता है, लचीला या फ्लेक्सिबल बना रहता है। फिर आगे बात करते हैं कि ये जो प्राकृतिक रबर है, ठीक है, इसके मोनोमर की बात करते हैं। वैसे तो ये बहुलक है, लिख सकते हैं कि प्राकृतिक रबर को सामान्य सूत्र C5H8 और ये N, ठीक है, यानी कई इकाइयां इस तरह से जुड़ी हुई। C5H8N के रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं जब इसका भंजक आसवन करेंगे, जब इसका भंजक आसवन या जब इसका भंजक आसवन destructive distillation डिस्टिलेशन करते हैं तो जब इसका भंजक आसवन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें आइसोप्रीन प्राप्त होता है। आइसोप्रीन प्राप्त होता है। ठीक है, अर्थात ये आइसोप्रीन ही प्राकृतिक रबर का एकलक है। प्राकृतिक रबर का एकलक या मोनोमर है। ठीक है, ध्यान रखें, मानव निर्मित रेशे, प्लास्टिक
या बहुलक में हम लास्ट में बात कर रहे हैं। जैसे देखो प्राकृतिक रबर वैसे तो क्या है, ये नेचुरल रबर है, मानव निर्मित नहीं है, लेकिन इस प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण करके हम और ठोस या ज्यादा उच्च भौतिक गुणों जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह, जिसकी खिंचाव या जिसकी वेयरिंग क्वालिटीज यानी लंबे समय तक चल सके, ऐसे रबर का निर्माण करते हैं, वल्कनीकृत रबर कहलाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक रबर ध्यान रखना ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। कैसा होता है आइसोप्रीन? आइसोप्रीन की संरचना देखें। आइसोप्रीन की संरचना की बात करते हैं तो 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन यानी दूसरे कार्बन पर मेथिल समूह और ये आइसोप्रीन की संरचना, ये है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन ठीक है, ये प्राकृतिक रबर का एकलक है। जब इनमें बहुलीकरण करते हैं या ऐसे कह सकते हैं कि बहुलीकरण की क्रिया होती है, तब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो बहुलीकरण की क्रिया होगी इसमें, तो हम देखते हैं इस तरह से ये इनका बहुलीकरण होगा, आइसोप्रीन इकाइयों का बहुलीकरण करने पर या पॉलीमराइजेशन पर ये प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है हमें। प्राकृतिक रबर ये बहुलक, ठीक है। ये बाहर ब्रैकेट के बाहर n लगाने का मतलब क्या है कि इसकी मल्टीपल इकाइयां, ठीक है, यानी इसकी ये n इकाइयां जब आपस में जुड़ेंगी, ठीक है, तो ये प्राकृतिक बहुलक के रूप में, या ये प्राकृतिक रबर लिख देते हैं, ठीक है, प्राकृतिक रबर जो कि बहुलक के रूप में प्राप्त होता है। और ये इधर आइसोप्रीन क्या हो जाएगा, एकलक। इसका नाम भी लिख सकते हैं 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन। या ब्यूट 1,3-डाइईन भी कह सकते हैं। तो ये प्राकृतिक रबर उसके एकलक की बात की कि किस तरह से 2-मेथिल ब्यूटा 1,3-डाइईन लिख सकते हैं, ठीक है, 1,3-डाइईन लिख देते हैं, बेटर रहेगा। 2-मेथिल ब्यूटा 1,3-डाइईन। तो ये आइसोप्रीन कह सकते हैं कि प्राकृतिक रबर का बहुलक, और ये या ऐसे कह सकते हैं कि इस प्राकृतिक रबर जो कि बहुलक है, इसका एकलक कौन है, 2-मेथिल ब्यूटा 1,3-डाइईन, और ये प्राकृतिक रबर जो बहुलक के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहां पर वो वल्कनीकरण की बात कर लेते हैं कि वल्कनीकरण या वल्केनाइजेशन, वल्केनाइजेशन में हम क्या करेंगे कि सल्फर जब मिक्स करते हैं इस प्राकृतिक रबर के साथ, तो प्राकृतिक रबर के
गुणों में हम देखते हैं कई, जैसे खासतौर से जो स्ट्रेंथ होती है या इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है वह बढ़ जाती है। और ऐसा जो वल्कनीकृत रबर होता है इसमें सल्फर के परमाणु की क्रॉस लिंकिंग हो जाने से इसमें ऐसे गुण विकसित होते। ठीक है, ये वल्कनीकृत रबर थोड़ा हार्ड होता है, तो लिख सकते हैं वल्कनाइजेशन या वल्कनीकरण में कि प्राकृतिक रबर को सल्फर से उपचारित करने पर, ट्रीट करने पर, उपचारित करने पर इसके तनन सामर्थ्य, टेंसाइल स्ट्रेंथ, तनन सामर्थ्य, कौमा भौतिक गुणों, भौतिक गुणों में वृद्धि होती है। ऐसा कठोर एवं ज्यादा क्षमता वाला रबर वल्कनीकृत रबर या वल्कनाइज्ड रबर कहलाता है। वल्कनीकृत रबर कहलाता है। ठीक है, सल्फर की क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। अच्छा, इसके बारे में बताया किसने? वल्कनीकरण चार्ल्स गुडियर, चार्ल्स गुडियर ने बताया वल्कनीकरण के बारे में। तो ये प्राकृतिक रबर की जो कई ऐसी भौतिक गुणों में, टेंसाइल स्ट्रेंथ में, वियरेबिलिटी जो होती है, ठीक है, वियरेबल यानी जैसे घिसावट वगैरह उसकी बात करते, ठीक है। अब ये वल्कनीकृत रबर का हम प्रयोग करते हैं टायर निर्माण में या सोल निर्माण में, जूते वगैरह इनके जो सोल होते हैं इनके निर्माण में ये वल्कनीकृत रबर का प्रयोग करते हैं। तो पहले हमने बात की प्राकृतिक रबर की, आगे बात करते हैं। अच्छा, इनके उपयोग के बारे में भी लिख लेते हैं, ठीक है, कि ये वल्कनीकृत रबर इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वल्कनीकृत रबर जो होता है लिख सकते हैं कि वल्कनीकृत रबर का प्रयोग टायर बनाने, रबर बैंड बनाने, रबर बैंड कॉमा कन्वेयर बेल्ट बनाने, आदि के निर्माण में प्रयुक्त। ठीक है। और अगर मैं बात करूं वैसे सिंथेटिक
ये वल्कनीकृत रबर के अलावा अगर जैसे हम नेचुरल रबर या प्राकृतिक रबर की भी बात करें तो प्राकृतिक रबर का भी काफी उपयोग है। जैसे हम देखें कि शू के सोल बनाने में, यानी उनके जो तले होते हैं वो बनाने में, वाटरप्रूफ जैकेट वगैरह बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है, लिख सकते हैं। जबकि प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर, यानी जिसका हमने वल्कनीकरण नहीं किया है, जबकि प्राकृतिक रबर का उपयोग जूते के सॉल बनाने, कॉमा वाटरप्रूफ या जलरोधी कपड़े बनाने एवं जूते के सॉल बनाने, जलरोधी कपड़े बनाने एवं गोल्फ बॉल के निर्माण में भी किया जाता है। या निर्माण में भी करते हैं। तो ये हमने पहले अभी बात की प्राकृतिक रबर की। प्राकृतिक रबर क्या है, ध्यान रखना, ठीक है। आइसोप्रीन ये एग्जैक्टली इस प्राकृतिक रबर का एकलक है और किस तरह से वल्कनीकरण क्रिया क्या होती है ये हमने बात की। अब प्राकृतिक रबर के बाद आगे बात करते हैं कृत्रिम रबर की या संश्लेषित रबर। संश्लेषित रबर या सिंथेटिक रबर, ये कई प्रकार के होते, ठीक है। इसमें हम अलग अलग देखेंगे, ब्यूना एन, ब्यूना एस, ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइईन वगैरह, ये सभी इसमें आएंगे। तो संश्लेषित रबर में सबसे पहले बात करते हैं ब्यूना रबर। ब्यूना रबर एकलक इकाई 1,3-ब्यूटाडाइईन, ठीक है। तो लिख सकते हैं ब्यूना रबर के बारे में कि इसका एकलक इकाई क्या है। ब्यूना रबर पहले भी हम इसकी बात कर चुके हैं, समबहुलक या होमोपॉलीमर होता है ब्यूटा 1,3-डाइईन का, ठीक है। और ये संश्लेषित रबर का निर्माण हम हमारे कोई डिजायर्ड क्वालिटीज वगैरह उनका निर्माण करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ब्यूना रबर की अगर बात करें तो ये ब्यूटा 1,3-डाइईन का समबहुलक या होमोपॉलीमर है। क्या है ब्यूटा 1,3-डाइईन? संरचना खैर हम पहले भी बात कर चुके हैं। ब्यूटा 1,3-डाइईन, ये जब इसका या इसकी क्रिया हम करवाते हैं जिगलर नाटा उत्प्रेरक के साथ, यानी जिगलर नाटा अभिकर्मक की उपस्थिति में, लिख सकते हैं यहाँ पर ये जिगलर नाटा अभिकर्मक
की उपस्थिति में ब्यूना रबर का निर्माण करता है। जिगलर नाटा अभिकर्मक, ठीक है, बहुलीकरण के लिए, बहुलकीकरण की क्रिया के लिए इसमें प्रयुक्त करते हैं। और अगर मैं इसमें एक बात करूं, ध्यान रखना कि ये प्राकृतिक रबर के समान गुण दर्शाता है। ठीक है, वाकई में प्राकृतिक रबर नहीं है, प्राकृतिक रबर के समान गुण दर्शाता है या उनके समान क्वालिटीज, प्रॉपर्टीज दर्शाता है। ध्यान रखना है, ब्यूना रबर वैसे प्राकृतिक रबर नहीं है, ध्यान रखना, प्राकृतिक रबर नहीं है, लेकिन प्राकृतिक रबर के जैसे गुण दर्शाता है ब्यूना रबर। और ब्यूटा 1,3 डाइईन का समबहुलक है। जिगलर नाटा अभिकर्मक की उपस्थिति में ये या इसकी सहायता से हम देखते हैं कि किस तरह से सिंथेटिक रबर या संश्लेषित रबर के बात की हमने, इसका निर्माण होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एक और इसी प्रकार के रबर, संश्लेषित रबर में हम बात करते हैं नियोप्रीन की। आगे बात करते हैं एक ऐसा ही संश्लेषित रबर, नियोप्रीन। नियोप्रीन भी संश्लेषित रबर ही, ठीक है। ये इसका निर्माण भी, इसके निर्माण में भी जिगलर नाटा अभिकर्मक का प्रयोग करते, लेकिन इसकी एकलक इकाई अलग है। इसकी एकलक इकाई होती है क्लोरोप्रीन, और ये क्लोरोप्रीन में जब बहुलकीकरण की क्रिया होती है तब ये नियोप्रीन का निर्माण होता है। ये भी संश्लेषित रबर की श्रेणी में ही आता है। लिख सकते हैं इसका निर्माण क्लोरोप्रीन 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 भाई मैथिल समूह की जगह यहां क्लोरीन आ गया, बाकी ये सेम है। ये क्लोरोप्रीन, इसका निर्माण क्लोरोप्रीन में बहुलकीकरण पॉलीमराइजेशन से होता है। ठीक है, ये क्लोरोप्रीन भाई है, ये भी ब्यूटा 1,3 डाइईन है, बट यहां पर सेकेंड कार्बन पर इसे 2 क्लोरो कह देंगे। क्या कह देंगे? 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइईन। यानी ये देखो प्राकृतिक रबर जिसका एकलक था आइसोप्रीन, और यहां पर हम बात करते हैं नियोप्रीन की, तो इसका एकलक क्या है? क्लोरोप्रीन। और इस क्लोरोप्रीन के अंदर अगर हम देखें कि जब बहुलकीकरण की क्रिया होती है तब जाकर नियोप्रीन का निर्माण होता है। तो इसमें पॉलीमराइजेशन जब होगा, इसका बहुलकीकरण तो यहां हम देखेंगे
ये इस तरह से जब n इकाइयां, n का मतलब बहुत सारी इकाइयां, जब ये आपस में मिलेंगी तो ये नियोप्रीन से किसका निर्माण हो रहा है? क्लोरोप्रीन का। ये नियोप्रीन, ये भी संश्लेषित यानी कृत्रिम रबर के समान ही कार्य करता है और क्लोरोप्रीन इसकी एकलक इकाई थी और इसका एक अन्य नाम इसे डाइप्रीन भी कहते हैं। नियोप्रीन, इसे डाइप्रीन भी कहते हैं। ठीक है, नियोप्रीन, हमने बात की नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का बहुलक है। ठीक है, और सिंथेटिक रबर, पहला सिंथेटिक रबर जिसका लार्ज स्केल पर यानी बहुत अत्यधिक मात्रा में जिसका निर्माण किया गया, लिख सकते हैं पहला या प्रथम संश्लेषित रबर जिसका उत्पादन बड़े स्तर पर या लार्ज स्केल पर किया गया। ये हमने एक और बात की नियोप्रीन की। ठीक है, ये नियोप्रीन के अगर मैं यूजेस की बात करूं तो हालांकि प्राकृतिक रबर से इसमें कुछ कमियां होती है, लेकिन ये ऑक्सीकरण और कार्बनिक पदार्थों के प्रति प्रतिरोधकता दर्शाता है। इसलिए हम देखते हैं कि ऑटोमोबाइल पार्ट्स, रेफ्रिजरेटर के पार्ट्स आदि के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। लिख सकते हैं कि ऑक्सीकरण व कार्बनिक पदार्थों के प्रति या कार्बनिक पदार्थों की क्रियाओं से प्रतिरोधकता दर्शाने के कारण ऑटोमोबाइल पार्ट्स कॉमा रेफ्रिजरेटर पार्ट्स तथा कार्बनिक विलायकों के स्टोरेज में प्रयुक्त कार्बनिक पदार्थों, लिख सकते हैं, ईंधन आदि के स्टोरेज या भंडारण में प्रयुक्त। तो ये नियोप्रीन के बारे में ध्यान रखना, प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं, संभावना बराबर रहती है इनसे और भी दोबारा प्रश्न पूछे जाने की। नियोप्रीन ध्यान रखना, प्रथम संश्लेषित रबर जिसका लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया गया था, बड़े स्तर पर इसका प्रोडक्शन किया गया। और अगर हम इसके प्रयोगों की बात करते हैं तो ऐसे कार्बनिक पदार्थों जैसे ईंधन वगैरह को स्टोर करने में और रेफ्रिजरेटर या इस प्रकार के ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स में इसका प्रयोग करते हैं, इनके निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद
संश्लेषित रबर की ही श्रेणी में आता है थायोकॉल। थायोकॉल, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये देखा हमने ब्यूना रबर। अब बात करते हैं नियोप्रीन, और अब सी, अब बात करते हैं थायोकॉल। थायोकॉल ये इथाइलिन ग्लाइकॉल तथा सोडियम पॉलीसल्फाइड सोडियम पॉलीसल्फाइड का सहबहुलक कोपॉलीमर है। यानी अपन ने पहले सहबहुलक क्या है, समबहुलक क्या है ये पढ़ लिए, तो अब हम सीधा कह सकते हैं कि सहबहुलक या कोपॉलीमर क्या होता है। दो अलग अलग इस तरह से पदार्थों की इकाइयां, एकलक इकाइयां होती है, ठीक है, सहबहुलक है। तो ये हमने इथाइलिन ग्लाइकॉल और सोडियम पॉलीसल्फाइड के इनके पॉलीमराइजेशन से प्राप्त थायोकॉल रबर की बात की, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो हॉज पाइप बनाने में, ठीक है, टैंक वगैरह बनाने में, इंजन गैस्केट और ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। लिख सकते हैं कि ये हॉज पाइप बनाने में, हॉज पाइप, गैस्केट निर्माण तथा ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त। ये भी संश्लेषित रबर की कैटेगरी में ही आता है, थायोकॉल। थायोकॉल एक और संश्लेषित रबर की हमने बात की। इसके बाद बात करते हैं ब्यूना एस रबर, SBR। तो इसमें हम बात करते हैं स्टाइरीन, व ब्यूटा 1,3 डाइईन का सहबहुलक कोपॉलीमर, ठीक है। स्टाइरीन और ब्यूना एस रबर की बात करें तो ये स्टाइरीन और ब्यूटा 1,3 डाइईन का बहुलक है, सहबहुलक। इसका निर्माण भी टायरों के निर्माण में, ठीक है, और जो मैकेनिकल रबर या ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे यांत्रिक कार्यों में प्रयुक्त वस्तुओं के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। लिख सकते हैं कि इसका प्रयोग टायर निर्माण में, एवं
यांत्रिक कार्य में प्रयुक्त वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त दृढ़ रबर के रूप में, दृढ़ रबर के रूप में, दृढ़ रबर के रूप में ये ब्यूना एस रबर, SBR, इसकी भी बात हम पहले कर चुके हैं कि ये कोपॉलीमर होता है, ठीक है। सह बहुलक का उदाहरण था ब्यूना एस रबर। ब्यूना एस रबर के बाद आगे हम बात करते हैं ब्यूना एन रबर की, जिसमें एक्रिलोनाइट्राइल और ब्यूटाडाइईन के सह बहुलक होते हैं। और बात करें अगला डी के बाद ई, ब्यूना एन रबर। ब्यूना एन रबर इसकी बात कर लेते हैं कि ये ब्यूटाडाइईन, वही 1,3, ठीक है। ब्यूटाडाइईन, अगर 1,3 नहीं लिख रहा हूं तो भी समझ सकते हैं। एवं एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है, एक्रिलोनाइट्राइल। भाई केवल एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से तो हमने पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का निर्माण किया था, वो तो क्या था, समबहुलक था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इस एक्रिलोनाइट्राइल को हम मिला रहे हैं ब्यूटाडाइईन के साथ, ठीक है। तो ये ब्यूटाडाइईन और एक्रिलोनाइट्राइल का क्या हो जाएगा, सहबहुलक हो जाता है और अत्यधिक कठोर होता है। तो फ्यूल टैंक वगैरह के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं, लिख सकते हैं ये ब्यूटाडाइईन व एक्रिलोनाइट्राइल का सहबहुलक कोपॉलीमर है। और फिर लास्ट में लिख देते हैं कि अत्यधिक कठोर एवं कार्बनिक पदार्थों के प्रति अक्रियाशील होने के कारण अक्रियाशील होने के कारण इसका उपयोग पेट्रोल आदि पदार्थों के भंडारण हेतु ईंधन टैंक निर्माण में तो ये हमने बात की रबर की, ठीक है। रबर वैसे तो प्राकृतिक रबर भी हमने पढ़ा है, लेकिन मानव निर्मित जो रबर है भाई पॉलीमर्स में या बहुलकों में इनका भी काफी बात, इन पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे वल्कनीकरण, ध्यान देना, वल्कनीकरण ये एक तरह से क्या हो गई, ये मानव निर्मित रबर है एक तरह से।
जिसमें हमने प्रयोग तो क्या किया, एक तरह से वल्कनीकृत रबर क्या है, अर्ध संश्लेषित पॉलीमर है या अर्ध संश्लेषित बहुलक है। क्योंकि जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक रबर था उसमें हमने कुछ, मानव ने कुछ क्या किया, कृत्रिम रूप से मिलाया, और इसमें क्या मिलाया हमने, सल्फर। ठीक है, बाकी और भी इसमें जैसे कार्बन या कार्बनिक पदार्थ या इसके फिलर मटेरियल यूज करने से ये और कठोर हो जाता है। जिंक ऑक्साइड वगैरह का भी इसमें प्रयोग करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया, सल्फर का। किसने बताया, चार्ल्स गुडईयर ने बताया। आइसोप्रीन ये एकलक है प्राकृतिक रबर का। अब फिर मैंने आपको पहले भी बताया, ब्यूना रबर हमने कई जगह बात भी की थी कि प्राकृतिक रबर, लेकिन ध्यान देना ये प्राकृतिक रबर के जैसा होता है। वैसे अगर हम जब इसकी वर्गीकरण की बात करेंगे तो संश्लेषित रबर में ही इस ब्यूना रबर को रखते हैं। ठीक है, और ये 1,3 ब्यूटाडाइईन जो है, ब्यूटा 1,3 डाइईन का समबहुलक है। जिगलर नाटा अभिकर्मक की उपस्थिति में ब्यूना रबर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जिगलर नाटा अभिकर्मक जो है ट्राईएथिल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड का मिश्रण होता है जिगलर नाटा अभिकर्मक, और ये प्राकृतिक रबर के समान गुण दर्शाता है। यहां पर मैंने आपको क्लियरली बताया। ठीक है, तो कभी भी वापस सुनना, एक बात ध्यान रखना दिमाग में, प्राकृतिक रबर और प्राकृतिक रबर के जैसा होना, इसमें अंतर है। जब मैं प्राकृतिक रबर की बात करूंगा तो वह उसकी हम बात करेंगे तो ये 2 मेथिल ब्यूटा 1,3 डाइईन का ही बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है, जबकि ये ब्यूना रबर जो है ये संश्लेषित है। ठीक है, हाँ, प्राकृतिक रबर के समान गुण दर्शाता है। फिर ब्यूना रबर के बाद हमने बात की नियोप्रीन की। एकलक इकाई क्या है, क्लोरोप्रीन। बहुलकीकरण होने से, या इसे हम नियोप्रीन को डाइप्रीन भी कहते हैं। बड़े स्तर पर इसका सबसे पहला ऐसा कृत्रिम रबर था जिसका बड़े स्तर पर प्रयोग किया गया या इसका उत्पादन किया गया। ऑक्सीकरण और कार्बनिक पदार्थों की क्रियाओं से प्रतिरोधकता दर्शाते हैं। ज्यादातर ये जो रबर होते हैं, ध्यान देना, प्राकृतिक रबर की जब भी मैं बात करता हूं तो प्राकृतिक रबर जल और जैसे दूसरे भी अम्ल, क्षार वगैरह में क्या होता है, विलय नहीं होता है। लेकिन जब प्राकृतिक रबर को हम कार्बनिक विलायकों जैसे पेट्रोलियम पदार्थ या ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन वगैरह में डालते हैं तो ये विलयशील हो जाता है। तो हमने उन क्वालिटीज को या जो ये विलायकता थी उसको प्रभावित करते हुए या उसमें परिवर्तन करते हुए ऐसे संश्लेषित रबर का निर्माण किया जो ये अब कार्बनिक विलायकों के प्रति या कार्बनिक पदार्थों से कुछ किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करते और उसमें विलयशील नहीं होते। इसलिए अक्सर ज्यादातर ये जो ऐसे संश्लेषित रबर हैं जैसे ब्यूना एन, ब्यूना एस, नियोप्रीन, थायोकॉल, ये सभी ज्यादातर ऐसे कार्बनिक पदार्थों या ईंधन वगैरह के स्टोरेज में इनका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा रबर वाला टॉपिक। ठीक है, और यही बहुलक भी, ये जो कृत्रिम मानव निर्मित रेशे, संश्लेषित रेशे वगैरह ये समाप्त होते हैं। प्लास्टिक भी इसमें हमने पढ़ा कि थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं। ठीक है, या प्लास्टिक कैटेगरी के जो बहुलक थे वगैरह उनकी सबकी हमने बात की। अब इसके बाद हम बात करते हैं साबुन और अपमार्जक की। साबुन और अपमार्जक की हम बात करते हैं। साबुन एवं अपमार्जक हमने पहले भी बात की कि पहले हम बहुलक की बात करेंगे, फिर साबुन, अपमार्जक, सीमेंट वगैरह सभी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो साबुन एवं अपमार्जक की बात करते हैं। साबुन एवं अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट। भाई ये भी क्या है, मानव निर्मित ही है। साबुन एवं अपमार्जक की बात करें, भाई ये ऐसे पदार्थ हैं जो धुलाई की क्रिया में प्रयुक्त होते हैं। अब ये धुलाई किसी की भी हो सकती है, खुद की हमारी धुलाई भी हो सकती है। हैंड वॉश वगैरह आजकल तो काफ़ी, जब से कोविड-19
आया है तब से ही हैंड वॉश वगैरह इनके यूजेस भी काफ़ी बढ़े। और भी जैसे देखते हैं साबुन, साबुन में जैसे हमने कहा नहाने धोने की साबुन अलग अलग प्रकार की देखते हैं हम। कई बार देखते हैं मेडिकेटेड साबुन आती है, जैसे नीम वगैरह, ऐसे कहते हैं कि नीम मारगोया। इन साबुनों में कुछ ऐसे एंटीसेप्टिक पदार्थ मिलाए जाते हैं, डिटॉल, सेवलॉन आदि जैसे ऐसे एंटीसेप्टिक पदार्थ मिलाते हैं। या अगर मैं बात करूं, कई ऐसी साबुनें देखते होंगे आप, जैसे पियर्स की बात करें, वो पारदर्शी होती है, ठीक है। या फिर देखो, साबुन और अपमार्जक में कभी भी केवल आप रिजिड मत होना, ऐसे नहीं कि हमें तो वह जो टिकी आती है उसे ही साबुन कहेंगे, नहीं। आपका जो हैंड वॉश है वो भी इस साबुन के रूप में कार्य करता है, आपका जो शैम्पू है वो भी इस साबुन के रूप में ही आएगा। इवन जो शेविंग करने के लिए हम शेविंग क्रीम यूज करते हैं वह भी साबुन की कैटेगरी में ही रखेंगे। बस हाँ, इनकी संरचना, बेसिक संरचना तो एक ही होती है कि जब वसाओं का या वसाओं की क्रिया हम क्षार के साथ करते हैं, एल्कली के साथ करते हैं, तो ये साबुनों का निर्माण हो जाता है। और जब लंबी श्रृंखला वाले, ठीक है, लंबी श्रृंखला वाले ऐसे अल्कोहल चेन वाले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका जब सल्फ्यूरिक अम्ल और उसके बाद जैसे क्षार NaOH वगैरह के साथ क्रिया करते हैं, तब जाकर अपमार्जक का निर्माण होता है। दोनों को दो भागों में पढ़ेंगे, पहले साबुन, साबुन का निर्माण कैसे होता है, फिर बात करेंगे अपमार्जक की, अपमार्जक का निर्माण कैसे होता है, फिर दोनों की सफाई करने की क्रिया भी देखते हैं, किस प्रकार से माइसेल का निर्माण होता है। ये मिसेल निर्माण क्या होता है और मिसेल में किस तरह से आयन बनते हैं, कोलाइडी विलियन का निर्माण होता है, ठीक है। तो साबुन एवं अपमार्जक में हम ये लिख सकते हैं कि ये ऐसे पदार्थ हैं जो धुलाई की क्रिया करते हैं, ठीक है। डर्ट हुआ या ऑयली, ग्रीस, धब्बे वगैरह हुआ, जैसे कपड़ों पर कुछ धब्बे हैं या जैसे बॉडी पर भी कुछ ऐसे डर्ट वगैरह है, ठीक है, उनको हटाने में धुलाई की क्रिया में प्रयुक्त होते हैं, लिख सकते हैं। कि ये धुलाई की क्रिया में धुलाई की क्रिया में प्रयुक्त होने वाले मानव निर्मित, ठीक है, फिर मानव निर्मित आ गया, रासायनिक पदार्थ हैं। ये किसी सतह मानव शरीर एवं कपड़ों से धूल, मिट्टी, चिकनाई को हटाने के लिए जल में मिसेल या माइसेल, मिसेल या माइसेल का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे हम साबुनों की बात करें तो जैसे साबुनों की बताया मैंने आपको, साबुनों की क्रिया के बारे में अगर मैं बताऊं आपको कि साबुनों का निर्माण कैसे होता है,
भाई वसाओं की बात करते हैं तो वसाएं ट्राइग्लिसराइड भी कहलाती हैं। और जब इन वसाओं की क्रिया हम करवा देते हैं एल्कली यानी क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवा देते हैं, तो हम देखते हैं कि ग्लिसरॉल उप उत्पाद के रूप में तो ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है। और इसके साथ, ठीक है, ग्लिसरॉल के साथ हम देखते हैं ये सोडियम या पोटेशियम के लवण प्राप्त होते हैं। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के, यानी भाई सीधी सी बात है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराओगे सोडियम के एल्किल लवण प्राप्त होंगे, जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ पोटेशियम के एल्किल लवण प्राप्त होंगे। ये जो सोडियम या पोटेशियम के जो लवण होते हैं किसके साथ क्रिया करने से बने? वसाओं के। तो कह सकते हैं कि वसाओं पर क्षारों की क्रिया से निर्मित सोडियम या पोटेशियम के एल्किल लवण ही साबुन कहलाते हैं। हाँ, अंदर क्या हो जाएगा, सोडियम से बनी है साबुन तो हार्ड सोप कहलाती है, कठोर साबुन होती है, ठीक है। और अगर पोटेशियम के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करने से साबुन बनी है तो वह सॉफ्ट सोप या मृदु साबुन कहलाती है। तो इस तरह से ये साबुन क्या है, साबुन का निर्माण, और भी आगे अगली क्लास में पूरा बात करेंगे इसकी, और किस किस प्रकार के सोप वगैरह होते हैं, ठीक है। टॉयलेट सोप में भी हम बात करते हैं, या जो शेविंग क्रीम की, जैसा भी मैंने बताया, शेविंग क्रीम भी एक प्रकार की सोप ही है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि टीका के रूप में होगा तभी हम उसको साबुन या सोप कहेंगे, ठीक है। सोप के जैसा एक्शन कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तो उसे सोप कहेंगे। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे डिटर्जेंट की, फिर उनके साफ सफाई की क्रिया वगैरह होती है, और फिर उसके बाद सीमेंट अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा, सीमेंट। तो बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।